नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। कह सकते हैं कि यूपी चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन की वापसी के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। आने वाले 10 दिनों में बीजेपी वेस्ट यूपी में 2 बड़े प्लान के साथ जनता के बीच उतरेगी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी 71 विधानसभाओं में प्रदेश जन विश्वास यात्रा निकालेगी और 6 बड़ी सभाएं करेगी। इन सभाओं में केंद्रीय स्तर के मंत्री पहुंचकर मोदी योगी के कार्यों का बखान करेंगे। यात्रा के जरिए जनता को बीजेपी सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। बिजनौर से 19 दिसंबर को यात्रा शुरू होगी और 1 जनवरी को रामपुर में ये यात्रा संपन्न होगी। यात्रा रथ वेस्ट यूपी के 14 जिलों की 14 लोकसभा सीटों और 71 विधानसभाओं में भ्रमण करेगा। बिजनौर से शुरू होकर यात्रा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संबल और रामपुर जाएगी। हर जिले की सभी विधानसभाओं में यात्रा जाएगी और इस जन विश्वास यात्रा के साथ ही बीजेपी वेस्ट यूपी में 6 बड़ी जनसभाएं भी करेगी। इन सभाओं में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचने की भी उनके संभावना है। जिन क्षेत्रों से बीजेपी का रथ गुजरेगा उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। बाइक रैली, हवन पूजन, स्वागत समारोह, पुष्प वर्षा और छोटी सभाओं का आयोजन होगा। आपको बता दें कि दिसंबर के पिछले 10 दिनों में बीजेपी के 2 शीर्ष चेहरे वेस्ट यूपी में सभा कर चुके हैं। अमित शाह ने सहारनपुर में सभा को संबोधित किया था। सभा में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इसके बाद जेपी नड्डा ने मेरठ में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया। वहीं बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार वेस्ट यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के मेरठ जाने की भी चर्चा है। स्थानीय प्रशासन पीएम के कार्यक्रम के लिए तैयारियां कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषणों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर और मुसलमान पहले एक साथ आरएलडी के वोट डालते हुए नजर आते थे। इन तीनों की एक ही आरएलडी की ताकत थी, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों, गुर्जरों और मुसलमानों को अलग कर दिया। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। इस दंगे में सपा और आरएलडी दोनों को भारी नुकसान हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी महज 1 सीट जीत पाई थी, जबकि सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी, सपा, बीएसपी गठबंधन का हिस्सा थी। चुनाव में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों चुनाव हार गए थे। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में हालात बदले हुए हैं। किसान आंदोलन ने जाट, गुर्जर और मुसलमानों को फिर साथ लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों का समझौता बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस चुनाव में ये सामने आएगा कि चौधरी चरण सिंह द्वारा बनाया गया अल्पसंख्यक अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत यानी अजगर का वोट बैंक आरएलडी सपा गठबंधन को कितना समर्थन देता है। इसी से यह भी तय होगा कि क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी चौधराहट कायम रख पाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद तो जयंत की चुनौती अब और ज्यादा बढ़ गई है। तो पश्चिमी यूपी का किला आखिर इस बार कौन फतेह करेगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सुधीर दुबे सपा से हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप चौधरी आरएलडी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल संदीप चौधरी जी आपसे करना चाहूंगी। अब सपा के साथ गठबंधन बनाकर आप चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं और पश्चिमी यूपी को साधने में अब क्या अहम रणनीति आपकी रहेगी, क्योंकि बीजेपी भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रही है वहां वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए, और जिस तरीके से अब कृषि कानून भी वापस हो गया है, तो कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए जायरा जी, लोगों ने परिवर्तन किया था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवर्तन के कुछ कारण थे, कुछ रीजन थे। जैसे आपने बताया 2013 का जो दंगा हुआ था, दंगा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर उस दंगे के साथ में जो लोगों के सामने झूठ परोसा गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्योंकि देश के अंदर रोजगार एक बड़ी समस्या थी और एक नेता
गुजरात मॉडल को लेकर के कहते कहते हमारे पास आए, जो कि हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से 1% आदमी भी नहीं होगा गुजरात देखा था। जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों के रोजगार ने हमें लुभाया, जिस तरीके से काला धन आएगा 15-15 लाख रुपए लोगों को मिलेंगे, लोगों को लुभाया गया। जिस तरीके से 100 स्मार्ट सिटी बसेंगे, लोगों को लुभाया गया। तो इतने सपने दिखाए गए जायरा जी के इलेक्शन हो गया और लोग वोट कर गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा, अभी बंगाल का चुनाव आपने देखा, वो नशा, वो झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। आपने बिहार का चुनाव देखा, आपने राजस्थान का चुनाव देखा, आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, आपने दिल्ली का चुनाव देखा। अब झूठ चलने वाला नहीं है। और जायरा जी एक चीज आईने की तरह साफ है, आप नजर मार करके देखिए, जो मुद्दे, जो मैनिफेस्टो 2014 में था, आज कहीं नहीं, उसमें जिक्र नहीं है उस चीज का। आज केवल मंदिर मस्जिद की बात होती है, अयोध्या की बात होती है, कश्मीर की बात होती है, आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है। और राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, जिस किसान को 2014 में अन्नदाता कहा जाता था जायरा जी, हालात यहाँ तक पहुंच गए, आज उसको नकली किसान, आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जाने लगा। तो अब देखिए जनता क्या फैसला लेगी। हम जनता के साथ देखिए, फिलहाल किसानों की बात तो ये रहेगी। कृषि बिल तो अब वापस हो चुके हैं और आलोक वत्स जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स जी, आप क्या कहेंगे पश्चिमी यूपी का किला फतेह करने के लिए आगे की आपकी क्या कुछ खास रणनीति है? और जिस तरीके से अब आरएलडी और सपा साथ में इस बार के चुनाव में उतर रहे हैं, तो कितना तगड़ा कंपटीशन आप इसे मान रहे हैं? और आपको क्या लग रहा है, कृषि कानून रद्द करने के बाद आपको फायदा पहुंचने वाला है यहाँ पर? अब देखिए जायरा जी, ये निश्चित तौर पे है कि ये सपा और आरएलडी के साथ आने से जी थोड़ा मुकाबला होगा जरूर, लेकिन इस मुकाबले में हम विजयी होंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इतना ज्यादा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में कि वहां पर जितने शौचालयों का निर्माण हुआ, जितने घरों का निर्माण हुआ, कितने हाईवे का निर्माण हुआ, नल जल योजना के तहत कितने नलकूप लगाए गए, उसके अलावा जन धन योजना में कितने खाते खोले गए, उसके बाद राशन मुहैया कराया गया भरपूर, उज्ज्वला योजना के तहत जी करोड़ों लोगों को गैस मुहैया कराया गया। उस सब के ऊपर जो सपा राज में बाहुबलियों का, गुंडों का बोलबाला था, वो एकदम सब ठंडा पड़ गया है। अब कोई गुंडा साइकिल का फोटो झंडा लगाकर और बगल में रिवॉल्वर टांगकर जो शाम के वक्त एक माहौल भय का पैदा करता रहा, वो सब अब पुरानी बातें हो चुकी है। हजारों एकड़ जो इन माफियाओं ने सरकार की जमीन हड़प ली थी, उस सब हमने इनको बुलडोजर चला के वापस गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया। एक कोविड में जिस तरीके से WHO ने भी सराहा कि यूपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर, अगर दूसरी बात, ये जो पार्टियां हैं ये सब जमींदारी प्रथा की पार्टियां हैं। बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो पोता। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ जन का सेवक है और जनता के बीच से लोग उठ के आते हैं। अब हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिताजी का नाम कौन जानता है? शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। चलिए ठीक है। अब तो हम लोग क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्यकर्ताओं के बल पे आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टियां तो जैसे कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी खड़ा उठा के चलने वाले, ये भी उसी तर्ज पर चलने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, अब ये देखिए वक्त बताएगा और चुनावों के बाद ही देखिए बात स्थिति साफ हो पाएगी कि आप जो दावे कर रहे हैं वो कितने सही हैं और जनता आखिर किसका सपोर्ट करती है इस बार के चुनावों में। सुधीर जी के पास चलते हैं। चलिए सुधीर दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि गुंडा राज अब नहीं है, आपकी सरकार में बहुत गुंडा राज था, और खासतौर से हम यहाँ पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अब आप लोग अब क्या करने वाले हैं आगे? और जिस तरीके से आलोक वत्स जी आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में बहुत गुंडागर्दी होती थी, लोग घरों से निकलने से डरा करते थे, इसका भी जवाब चाहूंगी। देखिए जायरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज बताना चाहता हूं कि पिछले 7 दिसंबर को मेरठ के अंदर
माननीय अखिलेश यादव जी की और माननीय जयंत चौधरी जी की एक संयुक्त सभा हुई और उस सभा के अंदर चाहे जाट समुदाय के लोग हों, चाहे दलित समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे अगड़े, चाहे पिछड़े, कोई भी हो, आपने देखा होगा कि उस मैदान में जो लोग आए थे वो किसी सरकारी दबाव में नहीं आए थे और उन लोगों को किसी प्रलोभन में नहीं लाया गया था। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि पिछली बार 2017 में 2 कारण रहे थे जिनकी वजह से हम लोग चुनाव हारे थे। पहला कारण था कि मुजफ्फरनगर दंगा, जिसके अंदर लगभग 71 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं और उनमें से लगभग 51 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने उस ध्रुवीकरण का लाभ उठाया। दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे, हमारी ताकत बट गई थी और इस बार ये दोनों फैक्टर बिल्कुल नहीं है। इस बार उससे उलट है कि माननीय जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश यादव जी के जो संयुक्त गठबंधन में जो चुनाव होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैरों से जमीन खिसक चुकी है और इस बात का अंदेशा इनको बहुत अच्छी तरह से लग गया है। तो आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब पूर्वांचल की तरफ रुख कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये कहीं ना कहीं इनको भय व्याप्त हो गया है। आने वाले दिनों में अभी बीजेपी की रथ यात्रा भी होने वाली है वहां पर। संदीप जी, मैं याद दिला दूं आपको, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। दादा जी, जो आलोक बस जी ने जो आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि गुंडे और माफियाओं की सरकार थी, आज इनके अपने गृह मंत्री के बारे में ये क्या कहेंगे? किस तरीके से इनके गृह मंत्री ने और उनके बेटे ने किसानों के ऊपर जो है वाहन चढ़ाए और किस तरीके से आज गुंडागर्दी का माहौल और किस तरीके से वो पत्रकारों को धमकाने का काम कर रहे हैं। अपने गृह मंत्री के बारे में जरा चैनल पर बैठ के बता दें आलोक जी। चलिए ठीक है, इससे पहले संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, कह सकते हैं आप। कहना चाह रहा था, अभी बीजेपी के साथ ही बोल रहे थे गुंडा राज। आप मुझे ये बताइए, जांच में साबित हो चुका है अजय मिश्रा के बेटे ने जो किया, या इसको गुंडा राज नहीं मानते? ये मानते गुंडा राज खत्म हो गया। और जो कुलदीप सेंगर ने किया, क्या वो गुंडा राज नहीं है? वो इनका नेता गुंडा नहीं है? क्या ये इसको गुंडा राज नहीं मानते? चिन्मयानंद इनका नेता नहीं है, इनका सांसद नहीं है क्या? उसको ये गुंडा राज नहीं मानते क्या? तो इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है जायरा जी, हर वो काम इन्होंने किया है। और ये गुंडे का जो तबका है ये तो आज के मुख्यमंत्री पर लग चुका है। किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं, किसी की जान ले ली जाती है, कानून को इन्होंने तमाशा बना के रखा है। जो सजा कानून को देनी चाहिए वो मुख्यमंत्री देने पर आतुर है। क्या इसी तरीके की जनता ने सरकार चुनी थी? और रही बात झूठ की, हर बात में इनकी झूठ होता है। और जायरा जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के बहाने अपनी फिता काटते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सहारनपुर के अंदर गृह मंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मेरठ के अंदर जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसका मतलब इनको पूरा डर पश्चिम उत्तर प्रदेश से है। इनका जो जमीन पे जो कार्यकर्ता था आज वो खिसक चुका है। और आपको एक अंदर की बात बता दूं, अभी तक भी बीजेपी का नेता गाँवों में जाने से डर रहा है। फोन करके अपने किसी एक कार्यकर्ता से पूछते हैं अभी गाँव का माहौल कैसा है, क्या हम गाँव में आ सकते हैं? तो इनका खुद का डर है जो इनकी हार का वजह बना हुआ है। इनके खुद के कारनामे है जो इनकी हार की वजह बने हुए हैं। तमाम पार्टियां जुगत में लगी हुई हैं, फिर चाहे भाजपा की बात हो, सपा की हो या फिर कांग्रेस की हो। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ और रणनीति बनाई जाती है। मेहमान भी तमाम हमारे साथ बने हुए हैं। अब आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने गुंडागर्दी की बात करी और जैसे कि सुधीर जी ने और संदीप जी ने कहा कि गुंडागर्दी की जब बात आती है तो लखीमपुर खीरी कांड की उन्होंने याद दिला दी और कहा कि एसआईटी की अब रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश था। आप आलोक वत्स जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब संदीप चौधरी जी की बात से अग्री करता हूं जी कि जैसा तेली जी ने किया वो व्यवहार अशोभनीय है। ये नहीं कि हमारे पार्टी में तो सब दूध के धुले और गंगा स्नान किए हुए हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ जो इस तरीके का कार्य करता है, आज कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? लाइफ इम्प्रिजमेंट काट रहा है जेल के अंदर। इसके पहले स्वामी चिन्मयानंद पे भी आरोप लगे थे, वो भी गृह मंत्री थे, वो भी अंदर गए। जब केस विड्रॉ हुआ तब बाहर आए। हमारे यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
और आज अगर SIT स्वतंत्र रूप से काम की है तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए हमें, कि जो हम पर उंगली उठती थी कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते तो इस तरीके का उनका रुख नहीं होता। इसमें उन्होंने कहा है कि ये प्री प्लान था, इसको दबा दिया जाता। हमारे यहाँ इन चीजों को दबाया छिपाया नहीं जाता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, कुछ गलत लोग भी जो समय रहते सड़क के बाहर कर दिए जाए। लेकिन वैसा डर का माहौल, भय का माहौल तो सपा के राज में था, वो दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। किसी भी चौक चौराहे पर आपको बीजेपी का झंडा लगा के रिवॉल्वर पैर में टांग के घूमता हुआ सफेद कपड़े में कोई नहीं नजर आएगा। अगर नजर आएगा तो जेल के अंदर जाएगा। आलोक जी, देखिए इस तरह की घटनाएं अक्सर सभी के राज्य में हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम अभी की बात कर लें, अगर मौजूदा सरकार की बात कर लें तो आपराधिक वारदातें होती हैं। सपा सरकार में भी काफी आपराधिक वारदातें हुई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसे कि हम खासतौर से जी कहिए। मैक्सिमम गुंडागर्दी, भय का माहौल था जी, कोई औरत शाम निकल नहीं सकती। चलिए ठीक है। फिलहाल पश्चिमी यूपी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हमारा मुद्दा आज का वही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब कृषि बिल आप लोगों ने खत्म कर दिया है, तो ये एक बड़ा दाव था पश्चिमी यूपी को साधने का, क्योंकि 1 साल से तो अभी तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं जा रहा था और अब ये निरस्त कर दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, वहाँ की जनता इस बात से खुश होगी कि आपकी तरफ आएगी? जयरा जी, जब प्रधानमंत्री ने बहुत 56 इंच का सीना चाहिए पूरे भारतवर्ष से माफी मांगने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नहीं समझा सके बिल की अच्छाइयां, तो हम इसको विड्रॉ करते हैं और इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ऐसा आज तक किसी नेता ने विश्व में नहीं किया होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो गया। कृषि आंदोलन के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बधाइयां दी। अब ये मुद्दा नहीं रह गया है। और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि इस चीज का फायदा मिलेगा आप लोगों को, यही मेरा सवाल। बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल। हम किसानों के हक के लोग हैं, हम किसान के खिलाफ के लोग नहीं हैं, हम मजदूरों के हक के लोग हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। चलिए ठीक है, संदीप चौधरी जी से पूछ लेते हैं। ठीक है। आज जो शौचालय का निर्माण हुआ, आज जो घर का निर्माण हुआ, क्या वो किसी बड़े व्यक्ति को दिया गया है? जमीन पर चलने वाले आदमी को ये सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं जी। मैं तो ग्रामीण परिवेश से आता हूँ गायरा जी। आप बिलीव करें, शाम के 5-6 बजे के बाद किसी भी रोड पर गाड़ी चलाने के समय इतनी शर्म आती थी, जब महिलाएं वहां पर बैठ के शौच के लिए रोड पर जाती थी, इतनी शर्म आती थी कि आप सोच नहीं सकते हैं एक नेक इंसान के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिस्ट्री हो गया है, चलिए इतिहास बदल गया। ठीक है, चलिए ये अपने उपलब्धियां फिलहाल गिनाने का भी समय नहीं हमारे पास। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आरएलडी की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कहीं ना कहीं जनाधार काफी कम हो गया है पश्चिमी यूपी में आरएलडी का। तो सपा के साथ आकर आपको क्या लग रहा है कि आप एक बार फिर से उस चीज को मजबूत करने में कामयाब रहेंगे? देखिए जायरा जी, मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स होती है कि मैं आपको नफरत की आग में जला करके अपनी रोटी सेक लूं। लॉन्ग टर्म्स राजनीति ये होती है कि आप मुद्दों पर रहें, जनता के लिए काम करें, जनता को जोड़ने के लिए काम करें। हमारा जो गठबंधन है हिंदू और मुसलमान के बीच में जो इन्होंने नफरत पैदा की थी, उस नफरत को मिटाने के लिए है। और जिस तरीके से दलित बेटी को हाथरस के अंदर रात में जलाया गया, जयंत चौधरी वहां गए और इनकी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और बीजेपी नेता से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग किसी दलित बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसके पास खड़े नहीं हो सकते, उसके अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते? क्या आप चाहते हैं आप दलित बेटी को रात में भी जला दें, जो हिंदू धर्म में बिल्कुल गलत माना गया है? आप की जो लाठी है वो उन बलात्कारियों की तरफ उठनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारे नेता जयंत चौधरी की तरफ उठी। आपकी जो लाठी है उन अधिकारियों की तरफ उठनी चाहिए थी जो रात में उसको जला रहे थे, लेकिन आपकी लाठी जयंत चौधरी की तरफ उठी। तो इस तरीके की इनकी कानून व्यवस्था है और यही वजह है इनके जो कारनामे। संदीप जी, मैंने तो आपसे सवाल कुछ और पूछा था। मैंने ये पूछा था कि आपका जनाधार बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा ये सवाल था। और आप आलोक जी की बात का यहाँ पर जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जी जाहिरा जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दे देता हूँ। जाहिरा जी, आपकी बात का जवाब ये है कि बीजेपी की जहाँ जहाँ भी सरकारें बनी है 32, 33, 34% इनको वोट मिला है। इसका मतलब 65-66% वोट खिलाफ था, लेकिन वो बिखरा हुआ था। उसको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने किया है। और जैसे ही वो वोट बैंक जुड़ जाता है, इनकी अपने आप जड़ें खिसक जाती हैं, इनकी हार निश्चित हो जाती है। और वो हार आज इन बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। जी, चलिए सुधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, कितनी मजबूती अब आप अपने आप में देख रहे हैं? तमाम छोटे दलों को साथ में लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और पश्चिमी यूपी को साधने में कितने आप सफल रहेंगे और कितना बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को आप देंगे? आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? क्योंकि आने वाले दिनों में रथ यात्रा भी होने वाली है बीजेपी की यहाँ पर, और जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस यात्रा के दौरान तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। तो आपकी तरफ से क्या माना जाए, अब आगे क्या होगा? जाहिरा जी, देखिए, अभी रथ यात्राएं भी होंगी और उत्तर प्रदेश में एक जो है प्रायोजित प्रोपेगेंडा भी चलाया जाएगा। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हर एक चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ा जाएगा, जातियों के विभाजन से जोड़ा जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश में हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी ये झूठ या नफरत फैलाने का काम करती है। दूसरी बात, जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए आपने पूछा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बहुत पहले ही तय कर दिया था कि जितने भी छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से खिलाफ में है और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और समाजवादी विचारधारा के साथ चलने का काम करते हैं। ऐसे दलों को हम साथ लेकर के आएंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को अपने साथ मिलाया और जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी का जो वोट आपस में जो बिखरा हुआ था, अब वो वोट एक साथ मिलकर के जो है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशियों को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये सर्वे भी बता रहे हैं और ये आप लोग भी आकलन करके देख लीजिए कि दलित, जाट और मुस्लिम समुदाय के लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ही वोट करना है, क्योंकि इन्होंने जो झूठ और नफरत जो फैलाई थी वो इनकी उजागर हो चुकी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ना के किसानों के भुगतान का मुद्दा। इन्होंने अपने एजेंडे में, अपने जो है घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम किसानों का भुगतान करेंगे, लेकिन जितना भुगतान गन्ना किसानों को होना चाहिए था उतना भुगतान गन्ना किसानों को नहीं हुआ। हालांकि संदीप जी बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का ऋण और उसका ब्याज मिला करके लगभग 15,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा बैठता है, और जो कि बहुत ही चिंतनीय है। और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज गन्ना किसान जो है बहुत बुरी तरह से परेशान है। चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा है क्या ये कोई एक नया रूप लेता है या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष के लिए में आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी की जो सियासत है वो किस ओर रुख लेती है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं सेंध मारने में लगी हुई हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं चुनावों के बाद ही जो नतीजे हैं वो साफ हो पाएंगे और ये पता चल पाएगा आखिर जनता किसके साथ देती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।